नमस्कार, सिटी विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। एक बार फिर तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं और इस सिलसिले में गोशाबहल विधानसभा सीट काफी अहम माना जाता है, जहां पर सिटिंग विधायक राजा सिंह लीड कर रहे हैं, लेकिन हालांकि पार्टी ने उन्हें अभी एक्सपेल्ड कर रखा है। चुनाव के माहौल में बीजेपी के कई नेता यहां से इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी में है लाल सिंह जी, जो कि वार्ड नंबर 51 गोशाबहल से कॉरपोरेटर हैं और इस बार विधायक का चुनाव लड़ने के मूड में, और उन्होंने बीजेपी से टिकट के लिए अपनी दावेदारी भी दी है। तो बहुत बहुत स्वागत है लाल सिंह जी आपका। नमस्कार। लाल सिंह जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गोशाबहल जो विधानसभा सीट है, वहां पर आप विधायक का इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता का क्या मिजाज है वहां पर, किस तरह की समस्याएं हैं, लोग क्या उम्मीद करते हैं अपने नेता से? सब वहाँ पर समस्याएं बहुत थी जी 2014 से लेके 2017 तक काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद 2020 में भाजपा के 5 पार्षद जीत गया है, उन्होंने भी डेवलपमेंट कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा काफ़ी डेवलपमेंट को शामिल असेंबली में किया गया है जी। और 2 टर्म हमारे, इससे पहले भी राजा सिंह से पहले भी 2 टर्म हम यहाँ पर विधायक थे। 1994 में प्रेम सिंह हमारे पी रामास्वामी जी और 99 में प्रेम सिंह राठौर जी, जब वो महाराजगंज असेंबली था 2 टर्म हम वो उस पर जीते हैं। बाद में गोशामहल असेंबली डिलिमिटेशन के बाद बना है गोशामहल असेंबली 2014 2018, फिर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई यहाँ सर। जी सर, हैदराबाद ओल्ड सिटी की जब बात आती है तो लोगों को लगता है कि माइनॉरिटी बहुल इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। गोशाबहल भी ओल्ड सिटी में आता है, फिर भी यहाँ से बीजेपी सीट निकालती है। राजा सिंह खुद एमएलए हैं। तो मुसलमानों का और हिंदुओं का जो समीकरण है, वहाँ पर वोटरों की तादाद कितनी है उस लिहाज से देखा जाए तो? अभी 2,50,000 वोट्स है जी, जिसमें माइनॉरिटी वोट 40-45 हज़ार वोट है अभी, और इनरोलमेंट हुआ है उनका, थोड़ा सा इनरोलमेंट उनका बड़ा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा बाकी समाज जैसे लोध समाज या बाकी राजस्थानी समाज या अन्य वर्ग के लोग कितने हैं वहाँ मुसलमानों के अलावा? नहीं, ज़्यादातर हिंदी भाषी है जी, जो नॉर्थ इंडियंस इस पे ज़्यादा रहते हैं। लोध समाज के कम से कम 30,000 वोट हमारे गोशामहल असेंबली में रहते हैं और बड़े हैं और आगे बढ़ेंगे भी। बिल्कुल। आम लोगों की क्या समस्याएं हैं वहाँ पर, किस तरह की उम्मीदें हैं लोगों की? धुलपेड़ एक पुराना शहर है। जी, यहाँ पर पहले जो हम यहाँ पर बसे थे तब हमारा व्यवसाय कुछ भी नहीं था। आज हमारे समाज में नवयुग बहुत जागृति आई है, बहुत पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर भी हमारे पास एक बना है, अभी एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं उन्होंने। जी, और यहाँ पर एक जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा हमारा धंधा था उड़म्बा, वो प्रोविशन बोल के वो बंद किया गया है और हमारे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। लोधी समाज के हद तक मैं बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पास होने के बाद भी, एम्प्लॉयमेंट कार्ड बढ़ाने के बाद भी तेलंगाना सरकार द्वारा धुलपेट को नेगलेक्ट किया जाता है, लोधी समाज को नेगलेक्ट किया जाता है और उनको जॉब्स नहीं दिया जाता। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है यहाँ पर। मैं सरकार से विनती करूँगा कि लोधी क्षत्रिय समाज की ओर भी तेलंगाना सरकार ध्यान दे और जल्द से जल्द एम्प्लॉयमेंट दे। गोशाबहल से आपने बताया कि तकरीबन 40,000 मुस्लिम वोट हैं। क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम वोट डिसीजन ले सके कि कौन विधायक होगा वहां पर गोशाबहल से? नहीं, माइनॉरिटी वोट कभी भी एक एएमआईएम पार्टी जो है, बीआरएस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये दारुसलाम यानी तो गांधी भवन में ये लोगों का सौदा होता कि हम यहाँ से कैंडिडेट नहीं लड़ाते गोशामहल से, आप उसके बदले में ये लोग डिमांड करते हैं और वो जो पार्टियां जो एमआईएम यहाँ से नहीं थरना बोल के जो उनकी इच्छा रहती है, वो लोग उनको करोड़ों रुपए देकर यहाँ से वो लोग नॉमिनेशन नहीं डालते। तो एमआईएम की तो इच्छा होगी ना गोशामहल सीट हथियाने की, लेकिन जो माइनॉरिटी आबादी है जो वोट करती है, तो आपने बताया कि इनरोलमेंट उनका बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में ये पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इनरोलमेंट भी बनेगा? ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल सकती है? नहीं निकलेंगे, बीजेपी की सीट है, बीजेपी का परमानेंट हैट्रिक हम लोग मारने वाले हैं।
बराबर हम यहाँ गोशामल सीट आने वाले समय में जो 2023 का 2-3 महीने में जो चुनाव है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बम्पर मेरिट से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीट गोशामल में बिल्कुल जीतेंगे हम। और मुसलमानों का कितना भरोसा है बीजेपी के ऊपर, खासकर गोशा महल की बात की जाए तो क्या वो बीजेपी को वोट करेंगे, खासकर मुस्लिम आबादी? केंद्र सरकार तो काफ़ी कुछ कर रही है मोदी सरकार के नेतृत्व में, जैसे 3 तलाक है, जो भी कई ऐसे मुद्दे हैं। 33% महिला रिजर्वेशन हुआ, कई सरकारें आई हिंदुस्तान में, आज तक नहीं हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में आर्टिकल 370 है या 35A है, या राम मंदिर निर्माण का जो हम वादा किए थे, जो जनता पार्टी से पहले से जो चले आ रहा है। 1980 में हमारा मैनिफेस्टो में हम राम मंदिर का निर्माण के लिए हम लड़े थे। आज वो अगले वर्ष उसको स्थापना है, उसका मंदिर का इनाग्रेशन है, जनवरी 26 तारीख कुछ फिक्स हुआ है डेट उसका। हम भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसको निभाने में हम बराबर सक्षम है, समर्थ है। और चाहे हम सर, आप चुनाव लड़ने की तमन्ना रखते हैं, जाहिर तौर पर आप पुराने कार्यकर्ता हैं, तकरीबन 4 दशक से आप बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आपकी दावेदारी मुकम्मल है। लेकिन आम जनता को आप किन उम्मीदों के साथ भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप विधायक बने, किस हिसाब से आपने दावेदारी पेश की है, कौन कौन सा मजबूत पक्ष है आपके नेतृत्व में? 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई जी, बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था, और 1981 से मैं फुल एक्टिव हैं भारतीय जनता पार्टी में। अभी मेरी उम्र 63 साल होने आ रही है। जैसा मैंने होश संभाला, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी, पार्टी में शामिल हुआ हूँ। 1983 से जो पहला इलेक्शन है उससे अब तक जितने भी इलेक्शन हुए, चाहे MP के हो, MLA के हो या कारपोरेटर के हो, हर चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया हूँ। पार्टी के लिए रात दिन मेहनत कर हमारे कैंडिडेट को विजय बनाने के लिए मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मेन लक्ष्य है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट चाहिए। ये ओल्ड सिटी में, अभी मैं आपको बताया, ओल्ड सिटी में हमारा हैदराबाद पार्लियामेंट में आता है। हम काफ़ी पिछड़े एरिया में रहते। मेरे जो कारपोरेट एरिया है उसमें 6 स्लम्स है, देवी नगर, अम्बेडकर नगर, शीतला माता, शाही नगर और पारदीवाड़ा, ये सब मेरे क्षेत्र में आते हैं। लक्ष्मीनारायण वाड़ा है, ये काफ़ी पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा एरिया है। यहाँ पर डेवलपमेंट की आवश्यकता है। वो डेवलपमेंट का मेरा मेन एम क्या है कि डेवलपमेंट रहेगा। बिल्कुल डेवलपमेंट चाहूँगा। बीजेपी में काम के लिहाज से सर, आप जो सिटिंग MLA है राजा सिंह, उनसे सीनियर है एक तरह से, क्योंकि आपका 40 साल का लंबा अनुभव रहा है खासकर बीजेपी में। और जाहिर तौर पर आपका पूरा हक बनता है कि आपके पार्टी के नेता राजा सिंह के बारे में भी कमेंट कर सकें। कैसे विधायक हैं अभी वो, किस तरह के विधायक हैं? जनता उन्हें पसंद करती है, प्यार करती है कि नहीं? हिंदुत्व के हद तक जनता राजा सिंह को पसंद करती है। हमारा एक मुद्दा रहता, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। वो लक्ष्य को लेकर हम आगे चलते। लेकिन एक डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। 2014 से 2017 तक काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद 1900 परसों जो विधायक कारपोरेटर्स बने 2020 में, कारपोरेटर भी अपने जो भारतीय जनता पार्टी के असेंबली में 6 कारपोरेटर आते, जिसमें 5 भाजपा के हैं। वो भी रात दिन कार्य कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। पब्लिक का जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए हर कारपोरेटर काम कर रहा है। वही मैं ध्यान पे रखते हुए मैं ये कह रहा हूँ, वापिस भारतीय जनता पार्टी का हैट्रिक सीट यहाँ पर होने वाला है गोशामल। सर, आपने कहा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। ये सिर्फ गोशामहल तक सीमित है या पूरे तेलंगाना विधानसभा चुनाव में ये लागू रहेगा? ये राष्ट्र के हद तक है। राष्ट्र के हद तक है, लेकिन कितना प्रभावी, कितना सनातन धर्म को गाली देगा जी, उसके हम बिल्कुल खिलाफ रहेंगे। हम देश प्रेमी है। हम कोई मुस्लिम, क्रिश्चियन और कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हम देश प्रेमी है। हम देश हित की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, जो धर्म की रक्षा के लिए बात करेंगे। हम किसी के धर्म के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल, दूसरा धर्म भी हमारे बारे में नहीं बोलना चाहिए, हमारे ऊपर पत्थर नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल। पार्टी के जो अन्य नेताओं से या बड़े नेताओं से बात होती है तो ऑफ द रिकॉर्ड हमेशा वो मानते हैं कि इस बार जो कट्टर हिंदूवादी छवि रही है बीजेपी को, उसको हम हावी नहीं, उसको बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होने देंगे विधानसभा चुनाव में, चूंकि कर्नाटक में नुकसान हो चुका है। जाहिर तौर पर इस बार बीजेपी की स्ट्रेटजी होगी कि BC वोट को अपने पाले में किया जाए, मुसलमान के वोट भी अपने खाते में किए जाए ताकि अधिक से अधिक सीटें निकल सके। क्या लगता है
जो बैकवर्ड क्लास है उन लोगों का वोट मिल पाएगा बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा साहब। पूरा तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, जनता देख रही है। जनता ने कांग्रेस को देखा है, जनता ने 2 बार टीआरएस को देखा है। जनता का मेन माइंड में अब ये है, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए एक मौका देना है। वो पब्लिक अपना मन बना के रखी है। और बीसी हो या अन्य समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से 48 कारपोरेटर्स जीते थे, एक शहर में एक लहर चली थी, उसी तरीके से तेलंगाना में भी एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में केंद्र का नेतृत्व देखते हुए, केंद्र के वर्क देखते हुए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड आ रहा है यहाँ पर, उसका सही यूटिलाइज तेलंगाना सरकार नहीं कर रही है। कई फंड आ रहा है, फंड लेने के बाद भी तेलंगाना गवर्नमेंट झूठे बातें कर रही है। बिल्कुल। और मुसलमानों का रुझान सरकार के प्रति कैसा है? केसीआर साहब तो बहुत सारा अनाउंसमेंट करते हैं मुसलमानों के हित में, चाहे मज़ार हो, चाहे दरगाह बनाने की बात हो, चाहे बाकी चीज़ों को लेकर के, और रिजर्वेशन को लेकर के भी वादा किया हुआ है। क्या लगता है, भरोसा करेंगे मुसलमान केसीआर पर इस बार? वो तो जनता को मालूम। नहीं, आप चूंकि नब्ज जानते हैं, जनता के बीच रहते हैं और बीजेपी के नेता होने के नाते मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। जी, माइनॉरिटी इस बार गोशामेल के हद तक मैं बात कर रहा हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। माइनॉरिटी बिल्कुल मोदी का जो वर्क देख ले, प्रधानमंत्री साहब जो कार्य कर रहे हैं, वो देखकर उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हमारे पास एक सेल है माइनॉरिटी मोर्चा बोल के भारतीय जनता पार्टी में, वो माइनॉरिटी मोर्चा पूरा एक्टिव है। और वो माइनॉरिटी मोर्चा फुल एक्टिव रहकर गोशामेल हो या तेलंगाना में हो, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माइनॉरिटी वोट्स दिलाने का कोशिश करेंगे। गोशामहल और धूलपेट का जो इलाका है काफ़ी ऐतिहासिक इलाका है, और वहाँ पर नॉर्थ इंडियन आबादी, जैसे हिंदी भाषियों की आबादी आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा है। ये हिंदी भाषी कब वहाँ आकर के बसे, किन परिस्थितियों में बसे, कितने सालों से रह रहे हो, और क्या स्थिति है उनकी सामाजिक तौर पर? सभी 400 साल के ऊपर का समय यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर रजाक समाज, क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज, गंगापुत्र समाज, ऐसे कई क्षेत्र हमारे हिंदी भाषी के है। गोलगुड़ा चमन लो, और जो सो बेगमबाड़ा छत्री लो, धूलपेट, ऐतिहासिक धूलपेट लो, और कई अन्य क्षेत्र है, गोशामेल है। ये कई जो सो देश के लिए काम करे, सो देश के फ्रीडम के लिए काम करे, सो लोग यहाँ इनमें पर। ज़्यादातर लोग राजस्थान या मध्य प्रदेश इलाकों से आए, और कब आए, मतलब किन परिस्थितियों में आए? निजाम ने बुलाया या उस समय का जो शासक था, क्यों उनको बुलाया गया? मैं बताया ना साहब, विजय कुमार साहब जी, हम सनातन धर्मी हैं, हम सूर्यवंशी है, हम राम के वंशज है। जी, ये हमारे प्रदेश है, हमारे देश है। और यहाँ पर करीब हमारा पुराना इतिहास 400 साल के ऊपर का है। हमारे पूछने का मकसद ये है कि नए जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमारा हिस्ट्री क्या है, हैदराबाद में कब से आए हैं, किस तरह की बातें हैं। क्योंकि आप सीनियर हैं, आपको जाहिर तौर पर अपने बुजुर्गों से या किताबों से पता चला होगा कि किस परिस्थिति में निज़ाम ने बुलाया, तो क्यों बुलाया था यहाँ पर? निजाम ने नहीं बुलाया साहब। जी, ये दक्कन आयना बोल के एक जो बुक है, अफजलगंज सेंट्रल लाइब्रेरी में एक बुक है, वहाँ पर इसका इतिहास लिखा हुआ है। और वो इतिहास भी तोड़ मरोड़ कर लिखा गया, वो इतिहास बिल्कुल सही नहीं है। देश के लिए लड़ने के लिए, यहाँ पर धर्म के लिए सेना में थे हमारे कई लोग, निजाम की सेना में भी थे, जमेदार, सूबेदार, ऐसे कई पर पोस्ट हमारे को दिया गया था। खासकर लोध समाज के लोध समाज को, जी, लोध समाज एक बहादुर समाज है, और एक जो समाज के ऊपर भरोसा कर सकते, उसी तरीके से निजाम ने भी लोधी समाज एक बहादुर कौम है, और जो सो ये धोखेबाज नहीं है, ये लोगों के ऊपर भरोसा किया जा सकता, ये जान देकर भी अपना वचन निभाने वाले हैं। वो हिसाब से कई उसके निजाम के पीरियड में भी जमेदार, सूबेदार, ऐसे जो कांस्टेबल है, बड़े बड़े ओहदे पे हमारे लोध समाज के लोग थे वहाँ पर। सर, एक बार फिर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अगर लाल सिंह जी विधायक बनते हैं तो सबसे पहले गोशामहल के लिए 2-3 काम बताएं कि जो करेंगे, ताकि लोगों को उम्मीद जगे। मेरा पुनर्वास के ऊपर फिर से ध्यान रहेगा जी, और डेवलपमेंट चाहूँगा, और हर समाज को जो पिछड़ी जाती है उनको आगे ले आना बोल के हमारा मेन मकसद है। बीसी हो, एससी हो, एसटी और ओसी है, ये तकरीबन को साथ लेकर गोशामेल डेवलप करना मेरा एक मकसद है।
आप कॉरपोरेटर भी हैं तो जाहिर तौर पर जो गवर्नमेंट फंड आता है उसमें काम को लेकर के आपसे भी राय ली जाती होगी। क्या स्थिति है सरकार की? सरकार फंड्स देने में डेवलपमेंट के लिए खुल करके देती है? ऑफिसर लोगों का रवैया कैसा रहता है? सिटी के, हैदराबाद सिटी के 150 कॉरपोरेटर है बिल्कुल। और कोई केसीआर सरकार तेलंगाना के से बजट नहीं मिलता है। पहले, इससे पहले कई साल पहले बजट था कि ये कॉरपोरेटर का ये बजट है, कॉरपोरेटर को जो काम अच्छा लगता है वो कराने की उन्हें कोशिश करता। अभी आज ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल आपके लिए अलग से कोई बजट नहीं कोई बजट नहीं है। जनरल बजट जी, या कलेक्टर बजट, CHMC का जो भी है, हमारे को जो भी काम होना है हम म्यूनसिपल कमिश्नर के पास जाते हैं, जोनल कमिश्नर के पास जाते हैं, हमारी समस्या बताते हैं, ये हमारी समस्या है, वही सैंक्शन उसको। तो जनता काम लेकर के आपके पास जाती है, जाहिर तौर पर आप कमिश्नर के पास जाते हैं। अब तो कितना सिंपैथेटिक या कितना सहानुभूति से कमिश्नर अधिकारी सुनते हैं, बात मान लेते हैं कि नहीं कॉरपोरेटर आए हैं तो ये बजट एलोकेट कर देना चाहिए, या फिर उसमें भी आनाकानी होती है? आनाकानी होता, थोड़ा फीलिंग रख के किया जाता है। उनको भी गाइडेंस रहता है ऊपर से कि TRS के MIM के जो कॉरपोरेटर्स है उनको रिस्पांस दिया जाए और उनको फंड ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। उनको डायरेक्शन रहता है ऑफिसर्स को, इसलिए वो मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी के जो कॉरपोरेटर आते हैं उनको नमस्ते करके, हेलो आए करके बस उतने ही फॉर्मेट पूरा कंप्लीट कर देके सैंक्शन नहीं देते हुए वापस भेज देते। ये तकरीबन जो भी है कॉरपोरेशन का बजट स्टैंडिंग कमेटी में पूरा बजट सैंक्शन कर लेते लोग, जनरल बॉडी मीटिंग में उसको अनुमोदन कर लेते। अनुमोदन के बाद पास हो जाता बिल। पास होने के बाद वो फंड ज़्यादातर ध्यान उनका ओल्ड सिटी के पास ही रहता, जहाँ MIM और TRS बिल के जो मेयर बनाए हैं, और काउंसिल में भी पूरा स्टैंडिंग कमेटी में भी पूरे मेंबर्स उनके ही है, इसलिए ज़्यादातर ध्यान MIM और TRS BRS जो है वो मिलके काम करते हैं। एक और बात अहम हो जाती है, MIM की जब बात करते हैं तो हैदराबाद से सांसद हैं और हैदराबाद में अधिकांश सीटें जो हैं MIM के खाते में हैं। ओवैसी साहब अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का मुद्दा होता है, कुछ भी बोलते हैं पूरे देश भर में उनको सुना जाता है, जैसे मुसलमानों के बहुत बड़े नेता, सबसे बड़े नेता हों। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह की राजनीति करते हैं और कैसे नेता है वो? आप सुनेंगे कहीं कभी भी उन्होंने देश हित के लिए बात नहीं करे, कभी जनगण मन नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत के नाम से उनको एलर्जी है, रहते यहाँ पर लेकिन पक्ष मुसलमानों का ही रखते, देश के खिलाफ जाते वो लोग। नहीं, मुसलमानों का पक्ष रखना तो जायज़ सी बात है, लेकिन उनके मुकाबले में दूसरे मुसलमान नेता खड़े नहीं हो पाते हैं। वो जैसे पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हो। नेशन, अगर हैदराबाद सीट जीतना है तो डिलिमिटेशन करना होगा। आधार को लिंक करने से सच्चाई पूरी सामने आ जाएंगी। जब देखना असदुद्दीन ओवैसी कैसा यहाँ पर जीते, यहाँ पर पूरा बॉक्सिंग में पूरा इन्वॉल्वमेंट करते वो लोग, जो लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं है वैसे भी लोगों का वोट रहता, 90% वो लोगों का पोलिंग होता, उस हिसाब से बार बार ये जीतते आ रहे। आधार को अगर वोट का लिंक अगर अपन करते हैं जब जाके हारेंगे वो लोग। हैदराबाद सीट भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी जीत सकती, MIM हैदराबाद पार्लियामेंट सीट आने वाले समय पे हार जाएगी। एक तो आपने आधार से लिंकेज की बात कही, और चुनावी माहौल में हर पार्टी का अपना IT सेल होता है, और उस दौरान लोगों के व्हाट्सएप पर बार बार मैसेज आता है कि भाई हिंदू खतरे में है, या फिर हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। भले हम जायज़ है या गैर वाजिब मैसेजेज है उस पर हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन गोशा महल की जो स्थिति आपने बताई कि जितनी आबादी है, अगर मुसलमानों का एनरोलमेंट बढ़ता है तो क्या ये सीट धर्म के आधार पर MIM के खाते में चली जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ही जीतेंगी। मतलब आपको अगर भारतीय भरोसा जनता है कि पार्टी मुसलमान वोट करेंगे बीजेपी को? अगर नहीं भी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। कई क्यों बोले तो हिंदू वोट बैंक ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हिंदू, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू हित की बात करेगा तो कम्युनल कहेगा। वही माइनॉरिटी के MIM के अगर लीडर या BRS के लीडर अगर ये बात करेंगे तो वो लोग अच्छे कहलाएंगे। ये बिल्कुल कहाँ तक सही है, बिल्कुल गलत है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि BRS ने टिकट की लिस्ट जारी की बहुत से सीटों में, लेकिन गोशा महल के लिए नाम नहीं घोषित किया। इसके पीछे क्या लगता है आपको, आकलन? मैं आपको बताया ना साहब, ये MIM और BRS मिले हुए है जी। BRS जिसको अगर टिकट दो बोले MIM उसको टिकट देता। ये लोगों का टिकट का सौदा होता है लोगों का। मतलब दारुसलाम से एक तरह से गाइडेड, दारुसलाम से गाइडेंस आने के बाद ही ये हुआ। अभी वहाँ पर क्लीन शीट वहाँ पर BRS द्वारा दारुसलाम MIM को नहीं दिया गया।
या एमआई बीआरएस को नहीं दिया है, इसलिए वो पेंडिंग है अभी। और चाहे बाकी कोई भी लड़ लिया जी साहब, कोई भी लड़ी है, कौन सी भी पार्टी लड़ी है, चाहे एमआई भी अगर मैदान में आई तो भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी की वो शामिल। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता रात दिन तन मन धन से काम करते, पार्टी हित में काम करते, पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करते। हम पास कोई ग्रुपिज्म नहीं है। हम आवाज़ जो हम सुबह गए बोल के भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता सही समय पर एक हो जाता। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ ये सीट भारतीय जनता पार्टी की है, कोई शामिल सीट भारतीय जनता पार्टी की रहेंगी। सर 2018 का जब इलेक्शन का हुआ था तो उस समय बीजेपी तीसरे नंबर पर थी, मेरे ख्याल से 7-8% वोट बीजेपी को मिला था और कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर थी, अच्छा खासा वोट परसेंटेज था। इस बार चैलेंज क्या लगता है आपको? स्टेट में कांग्रेस आपके लिए ज्यादा बड़ा खतरा है या फिर बीआरएस? कांग्रेस का मनोबल कैसा बड़ा वो तो कर्नाटक एक थोड़ा सा जीत ले लेके वो लोग ऑल इंडिया में वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस बिल्कुल जीरो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीआरएस वर्सेस बीजेपी आने वाला समय है जी। कांग्रेस वाले ये भी आरोप लगाते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, कई बार बड़े नेता ऑन द रिकॉर्ड भी बोलते हैं कि बीजेपी का बीआरएस के साथ कहीं ना कहीं इंटरनल पैक्ट है, समझौता है ताकि कांग्रेस यहाँ सत्ता में न आ जाए। बीजेपी को कहीं डर है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो केंद्र में जो परिस्थिति होगी वो अफेक्ट करेगा। क्या इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कभी अलायंस हो ही नहीं सकता। नहीं, अलायंस की बात नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिकॉर्ड, पर्दे के पीछे मिली भगत, इस ढंग की बातें कांग्रेस वाले कहते हैं। गलत है वो जी, बिल्कुल गलत है। तो लाल सिंह जी से हम चर्चा कर रहे हैं और इनकी दावेदारी जो है बीजेपी से है और गोशा बहल सीट को लेकर के ये बहुत उत्साहित है। खुद कॉरपोरेटर है और विधायक बनने की इच्छा रखते हैं। पुराने नेता हैं, 40 साल से करीब बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। तो लाल सिंह जी, अभी जो बीजेपी में स्थापित नेता गोशा महल से हैं, जिनका बड़ा नाम हो गया है पूरे नेशन वाइड, राजा सिंह जी, तो आपको क्या लगता है पार्टी से ने तो अभी सस्पेंड कर दिया है, सस्पेंशन खत्म करके टिकट दे देगी और उनको अगर टिकट मिलता है तो फिर आपकी दावेदारी तो दरकिनार हो जाएगी? नहीं, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं बराबर पार्टी के लिए काम करूँगा। पार्टी आला कमान जो डिसाइड लेगा उसके लिए हम बराबर काम करेंगे। चाहे सीट चाहे राजा सिंह को दो या कोई किसी कार्यकर्ता को दो। मेरी इच्छा ये है, जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है गोशामल से, आज तक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को, कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया। 1983 में गंगा शंकर व्यास एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, 1983 में उनको टिकट दिया गया है। उसके बाद 1994 में राम स्वामी जी जो दूसरी पार्टी से आए थे उनको टिकट दिया गया, वो विजय हुए। फिर उसके बाद प्रेम सिंह राठौर टीडीपी से आए थे, 1999 में उनको दिया गया था, उन्होंने भी विजय। कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, बिल्कुल व्यक्तिगत किसी की भी जीत नहीं है यहाँ पर, चाहे 2014 की हो, 2018 की हो या 1999 या 1994। ये पार्टी का एक बेल्ट है। भारतीय जनता पार्टी देश की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और एक हमारा सिस्टमेटिक अनुशासन वाली पार्टी है। डिसिप्लिनरी कमेटी है हमारे पास और हम जो काम करते एक अनुशासन के रह के, वचनबद्ध रह के काम करते। इसीलिए राजा सिंह अच्छे नेता थे, है भी, मगर उनका जो दौर जो शुरू हुआ है वो एक गौ सेवक, गौ रक्षक के रूप में उन्होंने उभर के आए हैं। पब्लिक काफ़ी लाइक करती है उनको। लेकिन एक बड़ा नेता जब बन जाते हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी बन जाते हो या कारपोरेटर बनते हो, उसका काम रहता है नीचे के कार्यकर्ताओं को अपन साथ लेके चलना। कार्यकर्ताओं को रात दिन अगर कुछ तकलीफ आता है तो उसका समर्थन करना, हर हालत पे उसको मदद करना। वो यहाँ पर कुछ त्रुटियाँ उनसे हुई है, उसी के लिए यहाँ पर जो सो थोड़ा उनका थोड़ा प्रेम कम हुआ है। बिल्कुल, राजा सिंह की नेशन वाइड ब्रांडिंग तो हो गई, लेकिन जो लोकल वाइज उनका जो अफेक्शन होना चाहिए, जो लगाव होना चाहिए, वो थोड़ा कम हो गया। ऑल इंडिया में भी पूरा नाम उनका चल रहा है, लेकिन वोट तो गोशामल से अगर लड़ेंगे तो वोट तो गोशामल के वोटर ही डालेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नाम यहाँ पर खराब नहीं रहना चाहिए ना। बिल्कुल, नाम अच्छा रहेंगे। आज पहले 50,000 वोट से जीते थे, बाद में 16,000 वोट से जिए। अब तेलंगाना में भाजपा की लहर चल रही, अगर उनको टिकट मिलता है तो कम से कम 65,000 वोट से यहाँ पर जीतना पड़ता। बिल्कुल सर, ये तो इमेज के ऊपर डिपेंड करता। बिल्कुल, अब इमेज अपन कभी भी इज्जत बनाए रखना है,
इज्जत कभी खोना नहीं चाहिए। बैलेंसिंग में बात करें तो वो ठीक रहता, जी। किसी को रेस्पेक्ट दे के बात करें तो उसकी इमेज और रहती, किसी को धुतकार के छिटकार के बात करे, नज़रअंदाज करे, वो बात अलग रहती। सर, ये जो धूलपेट का इलाका है वो कुछ दशक पहले बहुत क्राइम होते थे वहाँ पर, और कहा जाता था कि चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, युवाओं को रोजगार नहीं है, इसलिए छोटे मोटे क्राइम होते हैं। अभी परिस्थितियां कुछ बेहतर हुई है। जो युवा हैं बड़ी उम्मीद लेकर के नेताओं के पास जाते हैं कि साहब हमारा रोजगार खड़ा करना, उसमें मदद कर दें या नौकरी दिला दें। रोजगार की या अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या स्थिति है? कहाँ साहब, यहाँ पर क्राइम पहले एक ज़माने में होता था, रजाकारों का परेड था, हम लड़ने वाली बहादुर खाम था लोधा समाज, वो लोग आकर अत्याचार करते थे। हम देश के लिए काम करें, हमारे 48 फ्रीडम फाइटर्स अपना बलिदान दे के हिंदुस्तान के उस पर 17 सितंबर परसों नहीं गया है। देश जब आज़ादी हुई 1947 में, 17 सितंबर 1948 में निज़ाम का विलय इस पर भारत देश में हुआ है। यहाँ पर जो सो एम्प्लॉयमेंट का कमी है बिल्कुल। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अभी मैं आपको बताया, एम्प्लॉयमेंट सिस्टमेटिक नहीं चल रहा तेलंगाना सरकार द्वारा, कहाँ वैकेंसीज नहीं है बताते। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट अगर रहेगा तो क्राइम कौन करेगा? वैसे क्राइम बिल्कुल नहीं के बराबर चलता है यहाँ पर धूलपेट में। जब आपको अगर कोई पत्थर मारेगा तो उसका तो जवाब अपन देना पड़ेगा ना। हम शांत बैठे हैं, हमारे घर पर आकर कोई अटैक कर रहा है तो उसका डिफेंस तो हमारे करना पड़ेगा जी। वही वजह है जो पहले क्राइम होता था, अब ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इलिटरेट पूरा ख़त्म हो गया, पर ग्रेजुएशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा है और हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में हैदराबाद मुक्ति संग्राम को लेकर के बहुत सारा सेलिब्रेशन किया गया, औपचारिक तौर पर सरकार की तरफ से भी। आपने कहा कि 48 के करीब आपके इलाके से शहीद हुए लोग, इस तरह का कोई स्मारक देश के लिए काम करे। जी। तो देश की आज़ादी के लिए रजाकारों के खिलाफ लड़ने वाले जिन लोगों ने काफी अपनी आहुति दी और शहादत दी, जी। ऐसे लोगों के लिए कोई स्मारक या कुछ इस तरह की चीजें वहां पर बनाई गई है गोशा बहल में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या उम्मीद करते हैं आप? मैं बताया ना साहब, लोध क्षत्रिय समाज एक लोह पुरुष के जैसा नाम दिया गया है जी। जैसे सरदार पटेल जी को जो टाइटल दिया था, वैसे ही कुछ टाइटल हमारे समाज को भी एक बहादुर समाज है बोल के ऐसा दिया गया है। एक हमारे समाज के थे मगन सिंह, जो अपने घर के ऊपर झाड़ के ऊपर जो झंडा लगाए, फिर निज़ाम के रजाकार की जो सेना है उनको ढूंढना चाहा इन्हों कहाँ हैं, देश अभी आज़ाद नहीं हुआ, हिंदुस्तान का झंडा धूलपेट में कैसा लहराया बोल के उन्होंने जो लहरा के झंडा देश भक्ति के लहरा के जो चले गए, तो आज तक पता नहीं चला उनका। मगन सिंह जी, उनका छोटा सा स्मारक वहाँ बस्ती के लोग बना लिए। तो ऐसे चूंकि बहुत सारे शहीद होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारी रजाकारों की कहानी भी होगी, चूंकि ओल्ड सिटी से नज़दीक है। कोई ऐसा मेंशन करना चाहते हैं या ऐसा कोई इतिहास पुरुष जो कि आपके समाज या फिर आपके इलाके से आते हैं जिनका जिक्र करना चाहते हैं? आर्य समाज के साथ, सनातन धर्म और हिंदू रक्षा समिति के साथ पूरा साथ दे के धूलपेट के लोध समाज पूरा काम किए, देश हित में, देश की स्वतंत्रता के लिए काम किए। यही एक नाम हमारा को धूलपेट वासियों को मिलता है और हमारे बड़े बुजुर्ग जो करे उस पर हमारे को गर्व है कि देश की आज़ादी के लिए काम करे। कोई अगर ईंट से जवाब देता है, उसका पत्थर का से जवाब देना हम जानते हैं। वही हमारा एक धूलपेट नाम इतिहास है। तो लाल सिंह जी से लंबी बातचीत हो रही थी, उन्होंने गोशा बहल के बारे में काफ़ी कुछ बताया, वहाँ के इतिहास के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में और राजनीति को लेकर के क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी बातें की और उम्मीद जताई कि पार्टी उन्हें अगर टिकट देती है तो अपने उम्मीदों के हिसाब से, जनता की उम्मीदों के हिसाब से वो गोशा बहल का विकास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी इस पूरी बातचीत और चर्चा के लिए।